आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर ग्वालियर और राघवगढ़ की 200 साल पुरानी अदावत उस वक्त चर्चा में आ गई जब राघवगढ़ के दिग्विजय सिंह और ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच राज्यसभा में खूब शायराना तंज चला। मध्य प्रदेश की सियासत में भी दिग्विजय और सिंधिया परिवार के बीच सियासी शहमात का खेल हो या फिर कांग्रेस से सिंधिया का बीजेपी में जाना हो, इस पटकथा से शायद ही कोई अनजान रहा हो। आज चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे कि ग्वालियर राघवगढ़ के बीच 200 साल पुरानी कड़वाहट क्या वाकई में बरकरार है? अलग अलग दलों में होने के बावजूद क्या तलखी कम नहीं हो रही है? क्या सिंधिया की अलग राह पकड़ने की वजह दिग्विजय सिंह ही थे? मध्य प्रदेश कांग्रेस में सिंधिया को क्या उभरने नहीं दिया जा रहा था? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आमने सामने राजा और महाराजा, राज्यसभा में दिग्विजय का सिंधिया पर तंज। वो पल जब सदन में गूंजे हंसी के ठहाके, सियासी धुरंधरों की शायराना सियासत। राजनीति में सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच वार पलटवार होना तो आम सी बात है, लेकिन विपक्षी सत्ता पक्ष की तारीफ करे, वो भी भरे सदन में, ऐसा बेहद कम देखने को मिलता है। राज्यसभा में ऐसा ही कुछ नजारा दिखा। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव और किसानों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान। सदन में सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था, तय क्रम के मुताबिक। सिंधिया ने अपना भाषण दिया, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब सिंधिया के तुरंत बाद भाषण के लिए दिग्विजय सिंह का नाम पुकारा गया। यहीं से हंसी की शुरुआत हुई, जिस पर सभापति को सफाई देते हुए कहना पड़ा कि क्रम में मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, जो लिस्ट में था उसी के हिसाब से नाम लिया गया है। श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। अब बारी थी दिग्विजय के सिंधिया पर तंज कसने की। दिग्विजय ने अपने ही अंदाज में सिंधिया पर तंज कसा। दिग्विजय ने सिंधिया को अपना पक्ष बेहतर ढंग से रखने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिंधिया जिस तरह से यूपीए सरकार का पक्ष रखते थे, उसी तरह से आज बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। वाह महाराज वाह। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज। दिग्विजय के वार पर भला सिंधिया कहां खामोश रहने वाले थे। सिंधिया ने अपने शांत अंदाज में ऐसा पलटवार किया कि सदन एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। प्लीज प्लीज। हमेशा रहेगा। आप सिंधिया के इस पलटवार का भी दिग्विजय ने जवाब दिया। दिग्विजय ने कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ था, है और आगे भी रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। सदन में हल्के शब्दों में हुई सियासी नोकझोंक को विराम सिंधिया ने अपने एक शेर से लगाया, और अपने इस शेर से सिंधिया ने यह भी साबित कर दिया कि उन्हें राजनीति में महाराज क्यों कहा जाता है। हजारों बर्क गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। राज्यसभा में हुई एमपी के दो सियासी दिग्गजों की इस नोकझोंक के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस मौके के मायने निकाल रहा है, लेकिन सदन में जो कुछ हुआ उसने ये भी एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में ना तो भूत तय होता है, न वर्तमान और ना ही भविष्य। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं और कांग्रेस की तरफ से स्वदेश शर्मा जी। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत धैर्यवर्धन शर्मा जी आप ही से करेंगे, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आपके हो चुके, आपकी तरफ से तमाम बड़े नेता यही
कहते रहे कि दरअसल उनकी तो ये घर वापसी है। राजमाता के ज़माने से जो है सिंधिया परिवार तो संघ और बीजेपी से जुड़ा रहा है। खैर, तो आज जो भी हुआ है राज्यसभा में, ये तल्ख था, तल्खी के बीच किया गया एक तंज था, या फिर ये दरअसल सालों या सदियों पुरानी जो अदावत चली आ रही थी उसका एक छोटा सा ट्रेलर था। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये दिग्विजय सिंह जी पहले ही अपने लोगों पे तमाम इस प्रकार के प्रहार करते रहे, ऐसा जन चर्चा में रहा है। आवाज मेरी इको हो रही है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही जवाब सुनने में? हेलो, हाँ प्लीज बोले आप। मकसूद जी, मेरा ये कहना है कि जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पूज्य पिताश्री आदरणीय माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस में हुआ करते थे, तब भी लोगों का ऐसा मानना था कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको पटखनी देने में। जहां अवसर मिला वहां उन्होंने राह में कांटे बोए या फिर मीठी छुरी से उनको उनके अरमानों को ध्वस्त करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कभी उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया और प्रयास किया कि पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी अपनी चालें चलने में कामयाब रहे। और उसी चालाकी पूर्ण व्यवहार से शायद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी बापरते आए, व्यवहार करते आए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ उनका जो व्यवहार था वही भी मध्य प्रदेश में ये जाना जाता था कि दिग्विजय सिंह जी हमेशा कुछ ना कुछ कलाबाजियां करते हैं। तो राज्यसभा में भी जब वो जवाब प्रस्तुत कर रहे थे दिग्विजय सिंह जी, तो उन्होंने बहुत ही क्या कहूँ, शायराना अंदाज कहूँ, शातिराना अंदाज कहूँ या बहुत ही गूढ़ शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने वो तो मुस्कुरा रहे थे, बोलने का प्रयास किया। वो तो मुस्कुरा भी रहे थे, और वो क्या मुस्कुरा रहे थे, पूरा सदन मुस्कुरा रहा था। तो मतलब बात सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही नहीं है, मतलब ये अलग अलग जगहों के पूरे देश भर के सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबको पता है कि दरअसल अदावत क्या है और अंदाज क्या है। मुस्कुराहट इसलिए थी ना क्योंकि जब सिंधिया जी के बाद राजा साहब का नाम आया तो महाराजा और राजा के बीच जनता में तमाम प्रकार की बातें पहले से प्रचलन में है, चलन में है। वैसा ही दृश्य लोगों के दिमाग में आया, इसलिए मुस्कुराए कि अब जरूर वाकई युद्ध होगा, कुछ ना कुछ होगा। हालांकि राज्यसभा में, लोकसभा में ऐसे मीठे मधुर प्रहार राजनीति के लोग आपस में करते रहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, करना भी चाहिए। पक्ष विपक्ष अगर एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, तो फिर कैसे मजा आएगा। सुदेश शर्मा जी, ये होना भी चाहिए। सदन का माहौल बहुत हल्का भी रहता है इससे, क्योंकि वैसे ही पक्ष और विपक्ष के बीच सड़क पर तो खूब लड़ाइयाँ होती हैं, जब चुनाव होते हैं तब उस दौरान और तीखे जुबानी हमले होते हैं। तो कम से कम सदन में तो मर्यादा का पालन हो और वहाँ पर एक लाइटर नोट पर सारी चीज़ें हों। सुदेश शर्मा जी, कैसे आप देखते हैं इसको? और वो आशीर्वाद वाली जो बात कही गई है कि आशीर्वाद था, है और आगे भी रहेगा, तो इस आशीर्वाद को किस मायने में लिया जाए? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि बुजुर्ग हमेशा सदियों से चला आ रहा है कि छोटों को आशीर्वाद देते हैं। अगर वो आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उनको आशीर्वाद इसलिए दिया कि वो सीनियर लीडर हैं और उनके पारिवारिक रिश्ते मतलब उनके फादर के दोस्त रहे हैं, वो तो फादर के साथ ही रहे हैं उनके। तो अगर उन्होंने कह दिया आशीर्वाद का, तो बिल्कुल आशीर्वाद का बच्चों के लिए दिया ही जाता है। रहा सवाल तंज का, तो मकसूद भाई मैं आपको बता दूं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीठ पर छुरा भोंका है जिन्होंने 2018 के चुनाव को आते आते 15 वर्षों तक संघर्ष किया, जनता से घर घर जाकर के वादे किए। उन वादों पर सरकार काम कर रही थी, उस चलती हुई सरकार को गिराने का जो सिंधिया जी ने अपना मंसूबा पूरा नहीं हो सका था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। 2018 के 19 पहले के जो उनके भाषण थे लोकसभा के, उन लोकसभा के उनके भाषण को आप अभी वीडियो देख लीजिए, कहें तो मैं दिखा सकता हूं मेरे मोबाइल में अभी, तो कहां वो यूपीए के सरकार का इतने मजबूती से पक्ष रख रहे थे, और आज एकदम 1-1.5 साल बाद ही इतना कौन सा परिवर्तन कर लिया इन्होंने कि जितना ये तो अच्छा है ना के लिए पक्ष कर रहे थे मुस्तैदी से, बड़ी संजीदगी से, जिसके साथ भी उससे ज्यादा
जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ प्रतिबद्धता भी अपनी दिखा रहे हैं, ये बड़ा तंज है। ये तो अच्छी बात है। ये बड़ा, देखिए मकसूद भाई ये राजनीति है, इसमें राजनीति जनता के लिए होती है, अभिनेतागिरी नहीं है। आप अभिनेता नहीं हो कि जो रोल मिला तुरंत पलटा खा जाओ। राजनीति विचारधाराओं से होती है। अब कहें धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, क्या वो मेरा पक्ष करेंगे किसी बात पर? क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। वो विचारधारा स्वार्थों के तहत बदल जाए तो निश्चित तौर पर तंज तो उनको जिंदगी भर सहने पड़ेंगे और आगे भी बहुत तंज मिलेंगे उन्हें। पटेरिया जी, आपने बहुत बात को प्रारंभ किया, बस जरा 30 सेकंड लूंगा। प्लीज। तो उन्होंने कहा कि सिंधिया जी की, माधवराव सिंधिया जी की और दिग्विजय सिंह जी की गहरी मित्रता थी। शायद ऐसी गहरी मित्रता को ध्यान में रखते हुए दीदी लता मंगेशकर जी ने वो गीत गाया है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। तो ये गम तो खैर अब आप वो गम के तौर पे कौन ले रहा है शर्मा जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी? सिंधिया इसे गम के तौर पर ले या बीजेपी अब गम के तौर पर ले? नहीं, मैंने केवल लेट सिंधिया जी, स्वर्गीय सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी के रिश्तों पे बोला है। अब इस समय कौन गमगीन है वो आप समझ सकते हैं। पटेरिया जी, आपने मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है और सिंधिया घराने से लेकर राघवगढ़ के राजघराने तक को भी आपने देखा है। वक्त वक्त में किरदार भले ही बदलते रहे हों लेकिन अदावत वही पुरानी है, सब कुछ वही पुराना चल रहा है। क्या वाकई इसमें कुछ नया होने की गुंजाइश है या उम्मीद है? आज जिस लाइटर नोट पर सदन में दोनों आमने सामने आते नजर आए, ये सिर्फ ये था क्या? यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं दरअसल। मकसूद साहब, सबसे बड़ी बात है जब दो सुसंस्कृत लोग मिलते हैं तो हमेशा बहुत गंभीर तरीके से बात करते हैं और एक दूसरे के प्रति अदावत के साथ बात करते हैं। मेरे बुंदेलखंड में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पर किसी बड़े को गोली भी कोई हत्या करता है तो उसको पहले पैर छूता है। तो ये तो कल्चर का फर्क कहिए। और यहाँ गोली कोई नहीं मारी गई, सबसे बड़ी बात है। डेफिनेटली दिग्विजय सिंह जी सीनियर लीडर हैं और उस नाते उन्हें सम्मान दिया है, बिल्कुल मैं स्वदेशी की बात से सहमत हूँ। लेकिन इन दोनों की अदावतों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ज्योता सिंधिया के पिता का 2 बार रास्ता काटा गया और 1 बार रास्ता काटा गया ज्योता सिंधिया का। अब मैं बात करूँगा बिल्कुल छोटे शब्दों में। 1989 में जब मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के स्थान पर नया मुख्यमंत्री तलाशा जाने वाला था, तब राजीव गांधी ने तय कर दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये वो दिग्विजय सिंह ही थे और अर्जुन सिंह जिन्होंने सख्त प्रतिरोध किया था। अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह के समर्थक हरबंस सिंह के चारिंदी बंगले में इकट्ठा हो गए थे और अलग किस्म से पार्टी तोड़ने का काम करने की कोशिश हो रही थी। तब 3 ऑब्जर्वर्स को भेजा गया था, बूटा सिंह, गुलाम नबी आज़ाद और माखनलाल फोतेदार। और अंतोगत्वा 2-3 दिन चली बड़ा लंबा डिस्कशन के बाद में जब सिंधिया के नाम पर विधायक सहमत नहीं हुए, विधायक जो टिकट दिलाएगा विधायक उसके साथ रहेंगे, तो अंतोगत्वा मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने। इसके पहले मोती माधव एक्सप्रेस चलती रही। चलो ये बात 1989 की हो गई। 93 में फिर माधवराव सिंधिया के लिए एक बार फिर अवसर की उपलब्धता थी, लेकिन जिसे कहते हैं ना, खेल बड़े लंबे होते हैं और उनका रास्ता काट दिया गया। मध्य प्रदेश में 2018 में लड़की, कहते हैं ना, लड़की कोई और दिखाई, शादी कोई और कर दी। तो लड़की दिखाई थी ज्योता सिंधिया के तौर पर, इनको चीफ कैंपेनर बनाया था मैं। और इनका एक शक्तिमान ऐप है, कोई सूर्या या शक्तिमान क्या समर्थ ऐप, नाम भूल गया मैं, शक्ति मेरे सामने इस ऐप का डिटेल्स आया था जी। और एक फॉर्मर IAS लेडी IAS अफसर इसको हैंडल कर रही थी और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री वहां बैठे थे, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आप समझ जाए तो समझ जाएं। उसमें कहा था कि 68% लोगों ने शक्ति ऐप में ज्योता सिंधिया के समर्थन में बात कही है। लेकिन कहते हैं जो टिकट दिलाएगा उसके साथ लोग रहेंगे, और अगर ज्योता सिंधिया आता तो तमाम राजनेताओं के पुत्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाता। तीसरी बार रोका गया और अंतोगत्वा जब आप किसी का रास्ता लगातार रोकेंगे और पीढ़ियों से रोकेंगे तो फिर वो बगावत करेगा। या अब ये बड़प्पन कहा जाए कि लोगों ने गुडविल या गुडविल गैस्टर के तौर पर आपस में बात की, हास प्रयास से एक लाइटर नोट में बात की, ये राजनेताओं की बड़ी खूबी होती है। जब बाबूलाल गौर को हटाया जा रहा था तब भी वो लाइटर नोट में हम लोग लंची कर रहे थे साथ में, और
उसके बाद उनको विदा कर दिया गया। उमा भारती को जिस तरह हटाया गया ये पूरा संसार जानता है। उसके पहले कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा जिस तरह से बनाया गया, हटाया गया, सब कोई जानता है, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है। राजनेता अपने तरीके से कहते हैं उन्होंने पार्टी का आदेश माना है, लेकिन उनके दिल से पूछे गए, इनमें से कई नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने जानना चाहा कि मेरी गलती क्या थी आखिर। सबसे बड़ी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ किया, आप उसकी ये कह सकते हैं कि स्वार्थी थे, या आप ये कह सकते हैं कॉर्पोरेट कंपनी चलाते थे, लेकिन अपने पिता से ज़्यादा विधायकों को अपने साथ ले जाने में सफल रहे। तो कुल मिला के उनका एक अपना कमिटमेंट उनके लोगों को प्रति है, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिंधिया की कोई पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है सिंधिया और सीनियर सिंधिया दोनों के रास्ते मध्य प्रदेश में अवरोधित किए गए, और अंतोगत्ता जब किसी के सामने कोई रास्ता नहीं निपटा देने वाली राजनीति जो होता है जहाँ उसे जगह दिखाई दे। लेकिन इस निपटा देने वाली राजनीति के बीच भी इतनी गुंजाइश कम से कम रहे, इतनी गुंजाइश कम से कम रहे कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो वो दिल भले ही ना मिले हों, लेकिन ये हाथ मिलाने का जो अंदाज है, ये हाथ मिलाने का जो अंदाज है वो वक्त वक्त में राजनीति में जरूर दिखाई देता है। हाँ प्लीज आप कंप्लीट कर लें। देखिए दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में सालीन, दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में ये सालीनता है, और मैं उस बात की तारीफ करूंगा। दोनों राज परिवारों से हैं, वो अदावत के बाद भी बात वही करते हैं जो एक कुल मिला के उनकी सामाजिक छवि के विपरीत न जाए। लेकिन मैंने कई ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री देखे हैं जब कुर्सी से हट जाते हैं तो किस तरह खुलेआम बात करते हैं। इसके लिए दोनों की तारीफ की जानी चाहिए कि कम से कम एक संस्कार, उच्च संस्कार उन्होंने प्रदर्शित किए। और वो राजनीति में तो खैर संभावनाएं खत्म कहाँ होती हैं। आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दोस्त परसों फिर दुश्मन हो जाते हैं, तो वो तो खैर है ही। देरीवर्धन शर्मा जी, तो ये अच्छी बात है राजनीति में जो होता है, लेकिन इस सब के बीच मामला दरअसल अपने अस्तित्व को लेकर भी तो होता है। क्या ये सिर्फ एक चरित्र जो है वो सिर्फ इन दो कैरेक्टर के बीच में है, या फिर इंसान कहीं भी रहे वो अपने वजूद के लिए तो लड़ाई लड़ता ही है? क्या इसी तरह का कुछ संघर्ष अब पार्टी बदलने के बाद भी नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि वो हाल ही में बजट को लेकर भी, कल ही खैर हमने इस पर डिस्कशन किया भी था आपके मुद्दे में, कि कैसे वो बताने और जताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने जो डिमांड की थी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव उसे मिला है। प्रदेश सरकार अगर ना सुन रही हो इलाके के विकास के लिए तो वो केंद्र से अपनी मांगे मंजूर करवा सकते हैं। हर नेता पब्लिक के प्रति जवाबदेह होता है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्टिविटी, अपने परिश्रम को प्रदर्शित करना भी चाहिए। मुझे लग रहा है उन्होंने भी ये बताया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय उनके एजेंडे में थे जिनकी पूर्ति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। पर आज जो विषय था वो मूल रूप से किसानों को लेकर के था। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं की न दल के प्रति कोई बहुत इनके दिमाग में अपनापन है, न कोई ये लोग दिल से व्यवहार करते हैं। इनके दिमाग में विशुद्ध दलदल है, और ये इतना झूठ बोलते हैं जिनके कारण से ये जनाधार इनका लगातार कमजोर होता जा रहा है। अब सिंधिया जी ने भी उसी बात का उल्लेख किया कि आखिर यू टर्न कैसे ले लिया कांग्रेस ने, आपको हो क्या गया? चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस के और बड़े नामचीन नेता हो, सारे के सारे लोग किसानों की फसल को ओपन मार्केट में बिकने के लिए स्वतंत्र हो जाना चाहिए, उसके लिए गला फाड़ कर भाषण दिए। आपने अपने घोषणा पत्र में उसका उल्लेख किया, और उसके बाद चूंकि आप निकम्मे हैं, आप कर नहीं पाए, और मोदी जी ने वो सब कर दिया, तो आपको ये सुहा नहीं रहा। वो एक अलग मसला हो गया, लेकिन इस सबके भी बात वहीं से निकली थी क्योंकि उन्होंने उसका उल्लेख किया। शर्मा जी देखिए, मुद्दे पर हम तो डिबेट करते रहे, इससे कोई इनकार नहीं है कि कौन कहां किस वक्त में जब विपक्ष में होता है तो सिर्फ विरोध के लिए वो क्यों राजनीति करता है, और जब सत्ता में वही शख्स बैठा होता है तो कैसे फिर उसका पूरा चरित्र बदल जाता है। तो उस पर भी हम लगातार बात करते रहे, लेकिन आज मुद्दा हमारा दरअसल राजा बनाम महाराजा है। तो ये ग्वालियर चंबल इलाके में भी जो वर्चस्व की जंग कहें या बाकी और मसले कहें, ये तो उपचुनाव में भी हमने देखा ना कि क्यों लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने लिए वोट मांगने पड़े, और क्यों दिग्विजय सिंह ने भी खुद को दूर रखा ग्वालियर चंबल से, वरना तो उपचुनाव था। उपचुनाव में इतने ज्यादा सक्रिय थे क्या दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल में? दिग्विजय सिंह जी ने दूर नहीं रखा खुद को। इनकी मिस्टर बंटाधार की जो छवि, उसके कारण से इन तक ये फीडबैक गया कि ये पब्लिक से जितना दूर रहेंगे उतना कांग्रेस को लाभ होगा। ये इंटरनल मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी है, वही करें।
इसलिए खुद को दूर रखा इन्होंने। और सुदेश इनकी शर्मा जो जी। अदावत है, इनकी जो कलाबाजियां हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वेंकैया नायडू साहब की टिप्पणी है। सभापति महोदय जब उस पर एक मस्ती भरी चुटकी ले रहे कि ये क्रम मैंने कोई परिवर्तित नहीं किया है, जैसा मेरे पास क्रम था मैंने उनको उसी क्रम में बुलाया, तो आप समझ सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने वो क्रम तो खैर जीवन काल में धैर्यवर्धन शर्मा जी, वो क्रम तो दरअसल पक्ष और विपक्ष की तरफ से होता है ना, कि भाई सरकार की तरफ से अगर एक सांसद पक्ष रखेगा तो दूसरा सांसद भी विपक्ष का होगा, तो वो उस क्रम में आगे पीछे हो सकते हैं ना, हायरार्की वहां पर नहीं हो सकती। चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, ठीक, मुझे वोट दो, वो प्रत्याशी हारा। जहां माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, उनकी पत्नी ने अपना वोट किया महल के क्षेत्र में, वहां कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी ने जीत सकी। अगर ये कहा जाए कि सिंधिया जी के आने से ग्वालियर चंबल संभाग में सारा क्षेत्र भाजपा में ही हो गया, तो आपको पता होगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हराई हैं। अभी जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का कुछ नहीं बचा ग्वालियर चंबल संभाग में, तब हमने 9 सीटें जीती। लेकिन इन 9 सीटों में दिग्विजय सिंह का योगदान क्या था? सुदेश शर्मा जी, दिग्विजय सिंह ने इस उपचुनाव में खुद को दूर क्यों रखा ग्वालियर चंबल से? गोविंद सिंह तो वहां सक्रिय नजर आए, लेकिन दिग्विजय सिंह का वही पुराना रुख नजर आया जो माधवराव सिंधिया के जमाने में था और अभी भी था। वो ग्वालियर चंबल में क्यों अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने नहीं पहुंचे? मकसूद भाई, ये स्ट्रेटजी हमारा नेतृत्व तय करता है किसको क्या करना है। ये सारी स्ट्रेटजी माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी और वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर बनाई थी। अब जो स्ट्रेटजी, जिसकी जो जवाबदारी थी उसने वो अपनी जवाबदारी निभाई, किसकी ड्यूटी कहाँ होना चाहिए ये सारा नेतृत्व ने तय किया। इसमें ये कहा जाए कि वो सक्रिय नहीं थे, क्यों नहीं सक्रिय थे? वो भयंकर सक्रिय थे और उनकी सक्रियता की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह आया और उत्साह आने के साथ ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी लड़ाई ही पड़ी। जिस सीट पर माननीय सुदेश शर्मा जी वोट करने गए थे, भारतीय जनता पूरी लड़ाई ही अगर राजा बनाम महाराजा की हो पड़ी और वो सीट और उसमें मैदान में सिर्फ महाराजा नजर आए, राजा पर्दे के पीछे ही रह जाएं, या पर्दे के पीछे भी कौन जाके देख रहा है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो किया वो परिलक्षित हुआ, दिखाई दिया सामने मैदान में। ग्वालियर चंबल संभाग में हाशिए पर आए सिंधिया जी। आपको वो इमरती देवी वाली सीट याद है? मैं बार बार आपको बोला हूं, जहां महाराज इतनी जोर जोर से छाती ठोक रहे थे कि यहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे वोट दीजिए, वो उनका कैंडिडेट हारा। आप सबने देखा। तो हस्त्र क्या हुआ? ये माननीय कमलनाथ जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये ऐसे कद्दावर नेता है, इन्होंने जो स्ट्रेटजी तैयार जो हासिल किया, स्ट्रेटजी पे हमने चुनाव लड़ा। लेकिन बोलते थे हम 15 सालों बाद मिली, लेकिन 15 सालों बाद मिली सत्ता तो आपने 15 महीनों में गंवा दी। कांग्रेस को क्या हासिल हुआ इससे, इन दोनों की लड़ाई से? बिल्कुल, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है और इस सवाल पे मैं चाहूंगा कि मुझे 30 सेकंड मिल जाए। 20 सेकंड। कांग्रेस ने आजादी से लेके अब तक कुर्सी के लिए कभी काम नहीं किया, हमने देश के लिए काम किया है। हमको एन गैन प्रकार सरकारें गिरा देना या 2 सीटों पर सरकारें बना लेना विधानसभा में, ये हमारा मकसद कभी नहीं पहले जब शुरू के दौर में जब कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी और बाकी राज्यों के हाल क्या हुआ करते थे, हमसे तो छुपा नहीं है। हो सकता है हमने ना देखा हो, लेकिन हमने पढ़ तो लिया ही है। पटेरा जी तो देखने वाले हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन शर्मा जी, सुदेश शर्मा जी, पटेरा जी हमारे साथ बने रहेंगे।